and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 10th June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about rising forex reserves of India in this matter of crisis. So this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view, and the ideas discussed here can also be asked in upcoming prelims exams. So सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं, इसका बैकग्राउंड समझते हैं. द आर्टिकल सेज दैट फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड हेविली इन द मंथ ऑफ मे. जब 29 मई को लास्ट टाइम आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड डेटा पब्लिश किया था, उस टाइम में आरबीआई ने अनाउंस किया था दैट फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया हैज़ शूट अप टू $493 बिलियन. दैट इज़ ऑल टाइम हाई. मतलब इतना हाई लेवल का फॉरेक्स रिजर्व अभी तक कभी भी इंडियन इकोनॉमी के हिस्ट्री में नहीं अचीव हो सका है. और अब उम्मीद की जा रही है कि सून द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया विल क्रॉस और मूव बियॉन्ड $500 बिलियन. तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे व्हाट आर फॉरेक्स रिजर्व्स, ब्रीफली समझेंगे. Then we will also see why forex reserve of India is rising despite the slowdown of the economy, and what is the significance of rising forex reserve. ये जो forex reserve rise हो रहा है, इससे इंडिया को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, and what RBI does with forex reserve. RBI आखिर करती क्या है forex reserve के साथ, and where does the RBI keeps India's forex reserves. हमारे forex reserves आखिर रहते कहाँ हैं, कहाँ रखे जाते हैं. सो देखते हैं सबसे पहले व्हाट आर फॉरेक्स रिजर्व्स. कई दफ़ा हम अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार ब्रीफली देखते हुए चलते हैं दैट व्हाट आर फॉरेक्स रिजर्व्स. फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 4 कंपोनेंट्स. पहला होता है फॉरेन करेंसी एसेट. फॉरेन करेंसी एसेट मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री के जो भी करेंसी भारत सरकार या आरबीआई के पास है, उसको इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व कही जाएगी. मान लो डॉलर, यूरोस, जो कुछ भी है वो भारत सरकार या आरबीआई के पास है, दैट विल बी नोन एज फॉरेन करेंसी एसेट, एंड फॉरेन करेंसी एसेट इज़ पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया. उसके अलावा भारत सरकार के पास अपनी खुद की गोल्ड है जो अलग से रिजर्व में रखी गई है, दैट ऑल्सो मेक्स अ पार्ट ऑफ और कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया. उसके अलावा एक कंपोनेंट होता है रिवर्स ट्रेंच. तो रिवर्स ट्रेंच को सरल शब्दों में समझाता हूँ. देखो, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में मेंबरशिप के लिए हर एक कंट्री को कुछ एक सब्सक्रिप्शन फ़ीस देना होता है. अपने कोटा के हिसाब से जो भी हमारी वोटिंग राइट है उसके हिसाब से हमें एक सब्सक्रिप्शन फ़ीस देना होता है इन फॉरेन करेंसी. तो जो भी हम सब्सक्रिप्शन फ़ीस देते हैं, मान लो 100 रुपये का फॉरेन सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, तो उसका 75% जो फ़ीस है वो हम अपने डोमेस्टिक करेंसी में दे सकते हैं, मतलब रुपये में दे सकते हैं फॉर इंडिया. जो बाकी 25% जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस का अमाउंट है वो हमें देना होता है इन सम फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर, यूरोस. तो हम जो 25% पैसा जो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में हम IMF के पास रखते हैं, दैट इज़ नोन एज रिवर्स ट्रेंच पोजीशन. तो हमने भले सब्सक्रिप्शन फ़ीस की तरह IMF के पास उसको रखा हुआ है, लेकिन फिर भी दैट इज़ काउंटेड एज फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया, दैट इज़ नोन एज रिवर्स ट्रेंच. उसके अलावा एक और चीज़ होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स. तो जिस कंट्री के पास स्पेशल ड्राइंग राइट्स होती है वो भी फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट होता है. तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स पे ज़रा और बात करते हैं, देखते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या चीज़ होती है. Special drawing right is an international reserve asset created by IMF in 1969 to supplement its member countries' official reserves. So देखो, सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, 1969 से पहले IMF अपने पास कुछ गोल्ड रखता था, लेकिन उसके बाद वो गोल्ड स्टैंडर्ड से मूव कर गया वो, और उसने वो फिर स्पेशल ड्राइंग राइट्स का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया. सरल शब्दों में मैं इसको फिर समझाता हूँ. स्पेशल ड्राइंग राइट्स देखो कुछ इस तरह का दिखता है जो IMF प्रिंट करता है.
ये टेक्निकली एक करेंसी नहीं है, क्योंकि करेंसी कोई एक देश की सरकार प्रिंट कर सकती है और IMF इज़ नॉट ए सोवरेन गवर्नमेंट, बट फिर भी ये करेंसी जैसी ही चीज़ है। करेंसी जैसी चीज़ इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में आप स्पेशल ड्राइंग राइट्स को दे करके पेमेंट कर सकते हैं, और इसको प्रिंट करता है IMF। और IMF इसको प्रिंट करने के लिए बैकिंग में 5 करेंसीज़ को अपने पास रखता है। 5 जो दुनिया की हार्ड करेंसी मतलब वो करेंसी जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ को बिलोंग करती हैं, जो ईजिली इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सेप्ट हो जाएं, वो 5 करेंसी हैं US डॉलर, यूरोज़, युआन, येन एंड पाउंड। इन 5 करेंसीज़ के बैकिंग में IMF प्रिंट करता है SDR, कुछ इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। और किसी भी कंट्री को मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, मतलब किसी भी कंट्री के पास अगर फॉरेन रिज़र्व नहीं बचे हैं टू कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड, वैसे हालात में IMF उस कंट्री को SDR लोन पे देता है। आप सबको पता है कि IMF की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो IMF का प्राइम ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ टू पुल आउट और हेल्प एनी कंट्री फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथ तरीके से चलता रहे, किसी भी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की क्राइसिस ना हो। तो जब भी किसी कंट्री के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है तो IMF उसको SDR में लोन देता है, और वो कंट्री उस SDR का इस्तेमाल करके अपना इंटरनेशनल जो भी इंपोर्ट है उसके लिए पेमेंट कर सकता है। और IMF जब इस SDR को प्रिंट करता है तो उसके बैकिंग में वो कुछ एक फॉरेन करेंसी जो हार्ड करेंसी है उसको वो रखता है। US डॉलर है जिसका वेटेज है 41.73%, यूरो है 39.93%, युआन है 10.92%, येन है 8.33 एंड पाउंड है 8.09। इसको एक बार ब्रीफली आप देख लेना, फिगर्स एग्जैक्टली मत याद रखना, लेकिन किसका वेटेज ज़्यादा है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बात आप और ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि 2015 तक IMF के इस बास्केट में बस 4 करेंसी हुआ करती थी, डॉलर, यूरो, येन एंड पाउंड। 2050 में युआन, दैट इज चाइनाज करेंसी, हैज़ ऑल्सो बीन एडेड टू बास्केट ऑफ IMF। ये बैकिंग का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर है। भारत सरकार भी जब करेंसी प्रिंट करती है तो उसके बैकिंग में कुछ एक गोल्ड रखती है, और इसी तरीके से जब IMF एक तरह का इंस्ट्रूमेंट प्रिंट कर रहा है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, तो उसके बिहाफ पे IMF के पास खुद तो कुछ तो पैसा होना चाहिए रिजर्व में, जिसके बिहाफ पे IMF बैकिंग दे सके। आप जब लिख के देते हैं, जब RBI के गवर्नर लिख के देते हैं कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो वचन देने के लिए उनके कमिटमेंट के पीछे कुछ वैल्यू होने के लिए बैकिंग कुछ रखना होता है, कुछ गोल्ड या कुछ और करेंसी एसेट रखना होता है। तो उसी तरीके से IMF भी ये बास्केट रखता है इन ऑर्डर टू गिव वैल्यू, इन ऑर्डर टू गिव वेटेज टू SDR। I hope this concept of basket of currency of IMF is clear, and the concept of SDR is also clear, and if any country is having SDR, that is also counted as its foreign currency reserve। अब जरा देखते हैं वो 5 क्वेश्चन जो इस आर्टिकल के हेल्प से हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, वाई फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया इज़ राइजिंग डिस्पाइट द स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी। जब हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है फिर भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्यों बढ़ता जा रहा है? उसके कारण हैं ये 3। पहला है इंक्रीज्ड FDI एंड FII। तो हमारे देश में देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब कोविड क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो FDI और FII कम हुए थे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया से पुल आउट कर रहे थे, लेकिन अब वापस से वो इन्वेस्टर्स लौट के आ रहे हैं। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां, अमेरिकन कंपनीज, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज, जापानीज़ कंपनीज हु हैड इन्वेस्टेड इन चाइना, now they are pulling out of China and they are now investing in India, क्योंकि आपको पता है कि these countries like Australia, USA are now having direct confrontation against Chinese government। तो ऐसे हालात में इस पॉलिटिकल टेंशन के कारण जो भी इन कंट्रीज़ की, जापान की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज़ हैं, उनको पता है कि अब चाइना में ट्रेड कर पाना उनके लिए सिंपल नहीं होगा, एंड दैट इज़ वाई दे आर पुलिंग आउट, एंड नाउ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर दीज कंपनीज आर नाउ इंडिया। अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो जियो पोर्टल है उसमें अकेले 97,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है पिछले 1 महीने में। उसके अलावा जो दूसरा कारण है क्यों हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, द आंसर इज रिडक्शन इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेज। जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हुए हैं तो नेचुरली इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है फॉर ऑयल खरीदने के लिए जो हम खर्च करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, वो खर्चा भी कम हुआ है, तो नेचुरली हमारी फॉरेक्स रिजर्व सेव हो रही है। और तीसरा कारण है स्टीप फॉल इन फॉरेन ट्रैवल्स। तो देखो, जब भी कोई भी इंडियन फॉरेन ट्रैवल करने जाता है तो
फिर वो फॉरेन ट्रैवल करने के लिए उसको कुछ फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है। मान लो आप यूएस जा रहे हैं तो आपको डॉलर की ज़रूरत है, क्योंकि यूएस में तो आपका रुपया चलेगा नहीं। तो व्हाट यू डू, आप रुपए दे करके आप डॉलर एक्सचेंज में लेते हैं और फिर वो डॉलर लेकर के आप यूएस जाते हैं। आप रुपए दे करके यूरो लेते हैं और वो यूरो लेकर के आप यूरोप जाते हैं। लेकिन अब हुआ क्या है कि इस साल फॉरेन ट्रैवल्स बहुत स्टीप तरीके से, ड्रास्टिक तरीके से कम हो गए। कोई भी फॉरेन जा ही नहीं रहा, इनफैक्ट कोई भी नहीं जा रहा है। कम होना क्या, जीरो ही हो गया बिल्कुल। पिछले 2 महीने से इस तरह का ट्रैवल ही रिस्ट्रिक्टेड है, बैन है। तो ऐसे हालात में जब कोई फॉरेन जा नहीं रहा है तो नेचुरली कोई भी फॉरेक्स रिजर्व ले नहीं रहा है रुपये के बदले में, और इस कारण से इंडिया की फॉरेन करेंसी बच रही है, सेव हो रही है। ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व। ये जो फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का बढ़ रहा है, इससे क्या क्या इंडिया के फ़ायदे हो सकते हैं। पहला ऑफ कोर्स फ़ायदा है, हाई फॉरेक्स रिजर्व इंडिकेट्स इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इज स्टेबल। किसी भी कंट्री के पास अगर अच्छा फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब वो कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से काफ़ी सेफ है, सिक्योर्ड है। तो इसको माना जाता है दैट इट इज़ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ दैट इकोनॉमी और दैट कंट्री। तो अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व अच्छा है तो नेचुरली इसका मतलब ये है कि हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, और जब किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल होती है देन नेचुरली द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट कंट्री टू इन्वेस्ट इन दैट कंट्री। और इसी कारण से हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स और भी बढ़ गए हैं पिछले कुछ दिनों में। जो दूसरा कारण है, सिंस द ग्रोथ रेट हैज़ स्लोड डाउन, इंडिया में यूज दिस फॉरेक्स रिजर्व टू मैनेज इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियल इशूज़। तो जब हाल फिलहाल में हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी अब ग्रो नहीं करने वाली, रादर श्रिंक करने वाली है, और ऐसे हालात में भारत सरकार की कमाई भी कम होगी। जब प्रोडक्शन कम होगा तो टैक्स कलेक्शन भी कम होगा। वैसे हालात में भारत सरकार इस एक एडिशनल फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल कर सकती है टू मीट इट्स एडिशनल एक्सपेंडिचर। एंड राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व will help RBI to keep rupee stronger against dollar। तो जब RBI के पास फॉरेक्स रिजर्व होगा तभी तो RBI रुपी को स्टेबल रख सकती है अगेंस्ट डॉलर। इस बात पे हम और डिटेल में बात करेंगे, देखेंगे कैसे जब फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा होता है RBI के पास तो उसका इस्तेमाल करके वो रुपी को स्टेबल रख सकती है, रुपी को शार्प तरीके से डेप्रिसिएट होने से बचा सकती है। उसके अलावा as I said, forex reserve is an indicator of health of an economy, and now forex reserve of India has moved to 15% of India's GDP. It is an indicator that Indian economy is healthy. और पांचवा कारण या पांचवा सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, दैट द गवर्नमेंट में यूज दिस फॉरेक्स रिजर्व इफ़ द सिचुएशन ड्यू टू कोविड वर्सेंस। तो देखो आने वाले टाइम कैसा होगा, आने वाला 3-4-5 महीना कैसा होगा, दैट नो वन नोज़। अभी हमें धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव कर तो रहे हैं, बट वी डोंट नो दैट वेदर वी विल बी एबल टू रिवाइव इट टू फुल स्केल और वेदर द कोविड क्राइसिस विल बिकम इवन लार्जर। तो वैसे हालात में अगर कोविड क्राइसिस और भी ज़्यादा वर्स हो जाता है तो उस टाइम में भारत सरकार इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। सो दिस इज़ लाइक आवर इमरजेंसी फंड। अब जरा इस पॉइंट पे बात करते हैं। राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व हैज़ हेल्प्ड RBI टू कीप रुपी स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट डॉलर, और यही है जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है उसका जवाब, दैट व्हाट RBI डज विथ फॉरेक्स रिजर्व। RBI के पास जब ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व होता है तो इसका इस्तेमाल करके वो रुपए को स्टेबल रखती है अगेंस्ट डॉलर। सो ज़रा देखते हैं, इसको समझते हैं इस फिगर की मदद से। देखो ये हमारी मान लो इंडियन इकनॉमी है, ये हमारा देश है और हमारी इंडियन इकनॉमी है। अब जब हम कहते हैं दैट रुपी हैज़ वीकेंड, रुपया कमज़ोर हो गया, मतलब रुपए की वैल्यू कम हो गई है और डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो गई है रुपए के रिस्पेक्ट में। रुपया कमज़ोर होना मतलब क्या, अगर $1 बराबर 60 रुपये है एंड फिर अगर $1 बराबर 70 रुपये हो जाए, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, देन वी से दैट रुपी हैज़ वीकेंड और रुपी हैज़ डेप्रिसिएटेड। एंड वाई दिस हैपन्स, बिकॉज there is more supply of rupee and less supply of dollar in the Indian economy or Indian market, then rupee weakens against the dollar। आपको पता है कि in general the market determines the foreign currency exchange rates। So in general when we say that rupee has weakened against dollar means हमारे इकोनॉमी के अंदर रुपया ज़्यादा है और डॉलर कम है। इसी कारण से डॉलर की प्राइस ज़्यादा मिल रही है और रुपए की प्राइस कम मिल रही है। अभी आप देखो ये इन जनरल जैसे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस वेरी करता है, वैसे ही इन जनरल फॉरेन करेंसीज़ के भी प्राइस वेरी करते हैं। अगर मान लो मार्केट में जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं
इन जनरल मान लो आपको शैम्पू चाहिए और शैम्पू के प्रोडक्शन एकाएक से कम हो जाए या सप्लाई कम हो जाए तो नेचुरली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और अगर उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी प्राइस गिर जाएगी। और वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ऑन द वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट डॉलर। इफ़ रुपी सप्लाई इज मोर, naturally its value will go down, it will depreciate. If rupee supply is less, its price will go up against the dollar. तो वैसे हालात में आरबीआई क्या करती है, अगर रुपये का वैल्यू बहुत गिर रहा है, मतलब मार्केट में रुपया ज़्यादा है डॉलर कम है, तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई के पास अगर अच्छा खासा रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि आरबीआई के पास अच्छे खासे डॉलर है, देन व्हाट इट डज, इट स्टार्ट सेलिंग डॉलर इन द मार्केट। इट विल सेल डॉलर एंड इट विल बाई रुपी। और इससे होगा क्या कि नाउ रिलेटिवली रुपी वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन द इंडियन इकोनॉमी विल बी इंक्रीज्ड, एंड विद दिस the rupee will be made stable or rupee will be avoided from depreciation, and this concept is known as mop up of rupees। जैसे हम मॉप अप मशीन यूज़ करते हैं ना डस्ट को मॉप अप करने के लिए, वैसे ही आरबीआई कभी कभार रुपीज़ को मॉप अप कर लेती है ताकि रुपी को स्टेबल बनाए अगेंस्ट द डॉलर। उसके अलावा देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 6th क्वेश्चन, वेयर डज द आरबीआई कीप्स इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। तो देखो जो आरबीआई एक्ट है ऑफ 1934 दैट अलाउज आरबीआई टू पुट इट्स फॉरेक्स रिजर्व इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। जैसे कि द आरबीआई एक्ट अलाउज आरबीआई टू कीप इट्स फॉरेक्स रिजर्व एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ फॉरेन कंट्रीज। तो विदेशों की दूसरे देशों के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ दिस फॉरेक्स रिजर्व, एंड इनफैक्ट 64% ऑफ फॉरेक्स करेंसी एसेट हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन ट्रेजरी बिल ऑफ द यूएस। उसके अलावा 28% हैज़ बीन केप्ट इन फॉरेन सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वैसे ही विदेशों की अलग अलग देशों की अपनी अपनी सेंट्रल बैंक है, और वहाँ पे हमने अपना फॉरेक्स रिजर्व रख रखा है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें इंटरेस्ट कुछ मिलता रहता है ऑन दैट डिपॉजिट। 7% हैज़ बीन केप्ट इन फॉरेन कॉमर्शियल बैंक्स। अगर गोल्ड की बात की जाए तो वैल्यू वाइज द गोल्ड इज 6.4% ऑफ टोटल फॉरेक्स रिजर्व। वेट वाइज द गोल्ड रिजर्व विथ इंडिया इज 653 टन्स। आउट ऑफ दिस 653 टन्स 360 टन्स इज केप्ट विथ बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। The next article is taken from national segment. This is about the Supreme Court directives on migrants. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian Constitution point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। देखो, द सुप्रीम कोर्ट yesterday has given a series of directives, orders to the state as well as central governments. उन ऑर्डर्स को एक एक करके पढ़ते हैं। These orders are mainly centered towards welfare of migrant workers, जिनकी हालत बहुत ही प्लाइटफुल हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन। जो सबसे पहला ऑर्डर दिया है दैट देयर शुड बी नो FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट वर्कर्स फॉर वायलेशन ऑफ लॉकडाउन। तो देखो, कई सारे वर्कर्स दे स्टार्टेड टू माइग्रेट टुवार्ड्स देयर नेटिव प्लेस व्हेन लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड। अब वैसे हालात में हुआ क्या कि चूँकि लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी इनैक्ट कर दिया गया था पूरे इंडिया भर में, एंड अंडर सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एनीवन हु वुड बी फाउंड वायलेटिंग द लॉकडाउन नॉर्म्स कैन बी फाइंड और कैन बी सेंटेंस्ड विथ 1 ईयर ऑफ जेल। और इस तरह के कई सारे माइग्रेंट्स पकड़े गए जो मूव कर रहे थे ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, उनको बुक किया गया अंडर सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और अब उन पे केस चलाया जा सकता है और उनको 1 साल की सज़ा तक हो सकती है। तो अब ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है that intention of these workers was not to violate lockdown norms, but they moved from bigger cities to their native places in order to escape starvation, unemployment and disease during pandemic. तो in order to keep justice in order or on humanitarian basis in migrant workers के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, और यही डायरेक्टिव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इनके खिलाफ जो भी FIR रजिस्टर्ड किए गए अंडर सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उनको विड्रॉ कर लिया जाए। जो दूसरा डायरेक्शन है to all state as well as central government that identify all migrant workers who want to return home and send them back within 15 days by running special trains or buses। तो जो भी migrant workers अभी तक फंसे हुए हैं उन सब की एक लिस्ट बनाई जाए और सबको 15 डेज़ के अंदर उनके घरों पे भेजा जाए, चाहे उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेन या बसेस अरेंज करना पड़े।
Special employment opportunities must be created for workers in their native place and the state government must help these workers with a help desk. तो अब ये वर्कर्स लाखों की संख्या में अपने गांव चले गए हैं. अब ये उन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारे वर्कर्स को अपने जगहों पे, अपने नेटिव प्लेस पे एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए. और उसके लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट एक प्रॉपर हेल्प डेस्क बनाएगा, एम्प्लॉयमेंट हेल्प डेस्क, जिसकी मदद से इन सारे वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी, सुटेबल एम्प्लॉयमेंट. और उसके अलावा जो चौथा डायरेक्शन है कि अगर कोई वर्कर लौटना चाहता है वापस अपने काम पे, इफ़ एनी वर्कर वांट्स टू रिटर्न टू द सिटी और द इंडस्ट्रियल टाउन वेयर ही अर्लियर वर्क, तो उनके लिए भी पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो आराम से अपने वर्क पे लौट पाएँ. अब यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि सर सुप्रीम कोर्ट रूल्स कैसे बना सकता है. लॉ और रूल बनाना तो वो लेजिस्लेचर्स का काम है और उसको इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह का लॉ भी बना दिया, एक तरह का रूल भी बना दिया कि कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा, 15 डेज़ के अंदर बसें चलाई जाएंगी. ये सब तो काम लेजिस्लेचर का है, कानून बनाना, अलग अलग स्कीम बनाना, ये सब तो काम एग्जीक्यूटिव्स का है. सरकार के अंदर जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. अगर यहाँ पे हम देखें द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके मेन 3 ही पार्ट है. पार्लियामेंट है दैट मेक्स लॉ, एग्जीक्यूटिव्स उसका काम है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशियरी उसका काम है कि अगर उस लॉ को कोई वायलेट करे, कोई ब्रेक करे तो उसको पनिश करना. मतलब legislatures or the parliament make the law, executives implement the law and judiciaries adjudicate the law. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जुडिशियरी तो कानून बना भी रही है एक तरह से, ये एक तरह का कानून ही तो, एक तरह का रूल ही तो है. सो इसको जरा सा समझेंगे कि हाउ द सुप्रीम कोर्ट इज मेकिंग लॉ और रूल्स इन दिस पर्टिकुलर केस. तो इसके लिए हमें एक बात समझनी होगी कि देयर इज सम स्पेशल पावर गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अंडर आर्टिकल 142 सब क्लॉज 1 in order to ensure justice. Article 142 sub clause 1 reads, the Supreme Court in exercise of its jurisdiction may pass such decree मतलब होता है order, or make such orders as is necessary for doing complete justice, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by the Parliament. सरल शब्दों में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इंश्योर करने के लिए चाहे तो कानून बना सकती है, और वो कानून उसी तरह से इम्प्लीमेंट होगा पूरे इंडिया भर में जैसे पार्लियामेंट द्वारा बनाया हुआ कानून पूरे इंडिया भर में इम्प्लीमेंट होता है. कल भी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस बनाए थे और वो भी पूरे इंडिया भर में एप्लीकेबल था. तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस भी आर्टिकल 142 सब क्लॉज 1 के अंदर का पावर इस्तेमाल करके दिया था, और इस पर्टिकुलर केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल के अंदर जो स्पेशल पावर दिए गए सुप्रीम कोर्ट को उसको इस्तेमाल करते हुए ये गाइडलाइंस दिए हैं, ये रूल्स बनाए हैं. The next article is taken from Assam segment. It is about fire in Bhagjan oil well. This topic is important from our syllabus, paper 4, disaster management point of view. बैकग्राउंड जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, एक बार ब्रीफली देखते हुए चलते हैं. 27 मई को देयर वाज एन एक्सप्लोजन इन ऑयल इंडिया लिमिटेड भगजन ऑयल वेल, जिसका कोड नेम है, जिस ऑयल में आग लगी है उसका कोड नेम है BGR-5. और उस समय से लगातार ये ऑयल वेल जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है BGR-5, वहाँ से लगातार गैसेस निकल रहे हैं, नेचुरल गैस निकल रहा है. और आपको पता है कि नेचुरल गैस इन्फ्लेमेटरी नेचर का होता है, तो वो कभी भी आग पकड़ सकता है. और आपको अब पता ही होगा, हाल फिलहाल में कल की बात है, कल रात को लगभग 1 AM के आसपास अब यहाँ पे आग भी लग गई है. और पिछले 14 दिनों से लगातार यहाँ पे गैस इमिशन हो रहा है, जिस कारण से आसपास के फ्लोरास फोनास को काफ़ी नुकसान हुआ है. एक गैंजेटिक रिवर dolphin also died because of this pollution. At the same time, many small fishes have died because of the pollution caused by this explosion. अब रिसेंट डेवलपमेंट देखते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल रात 1 बजे के आसपास देयर वाज सडन एक्सप्लोजन इन दिस ऑयल वेल. तो अब वहाँ पे आग भी लग गई है, एंड दिस कॉट सडन फायर. देयर वाज अ काइंड ऑफ इन्फर्नो, एक सडन इन्फ्लेमेशन आया और सडन एक्सप्लोजन हुआ. And in fact 2 firefighters have also died dousing the fire. Almost 50 houses have been damaged in the accident vicinity.
and some people have also sustained injuries. A special team from Singapore named Alert has been called to douse the fire. अब ये देखो, ये सारे न्यूज़ वैसे तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि बताओ एक्सीडेंट में कितने लोग घायल हुए, कितने घर डैमेज हुए, ऐसा कभी सवाल नहीं आएगा। लेकिन हम मेंस आंसर राइटिंग में कभी भी अब डिजास्टर मैनेजमेंट पे सवाल हो, और हर साल 1-2 सवाल आता ही है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, यूपीएससी में आता रहा है तो अब एपीएससी में भी आएगा ही आएगा। पेपर 4 में ओवरऑल पेपर 4 और जीएस पेपर 3 का सब टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट में जब भी सवाल आएगा आप लिखेंगे कि डिजास्टर 2 कारण से होते हैं, नेचुरल एज वेल एज मैन मेड। नेचुरल डिजास्टर कुछ दिनों पहले हमने देखा था, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लैंडस्लाइड हो रखा था बराक वैली में, उसको भी आप लिखेंगे, और तमाम एग्जाम्पल आप आसाम रिलेटेड लिखेंगे, तब जाकर के आपको बेहतर नंबर मिलेंगे एपीएससी के अंदर। और मैन मेड डिजास्टर में आपको इसका एग्जाम्पल जरूर लिखना है, इस भाषण ऑयल फील्ड एक्सप्लोजन का। The next article is again taken from Assam segment. It is about food and economic agitation of Assam in 1974. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam polity point of view. देखो, एक बार briefly discuss करते हैं the background of all Assam Student Union ASU। देखो, ये बात तो हम सब जानते हैं, हमने आसाम हिस्ट्री में भी कई दफ़ा पढ़ रखा है कि आसाम के अंदर जो रिवॉल्यूशनरीज़ हैं उन्होंने भी इक्वल फुटिंग पे हिस्सा लिया है इंडिया के इंडिपेंडेंस पे। जैसे इंडिया भर में मूवमेंट चल रहे थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसी तरीके से आसाम के अंदर भी नेशनल मूवमेंट चले फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद कुछ रीजनल इश्यूज़ आसाम के अंदर निकल के, और ये देखो, ये सिर्फ आसाम का फीचर नहीं है। जब तक हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, पूरा देश आपस के डिफरेंसेस को भूल करके, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो असम का हो, हम सब ने अपने आपस के कल्चरल डिफरेंसेस, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को भूल करके वी कन्फ्रंटेड अगेंस्ट आवर कॉमन एनिमी दैट वेयर ब्रिटिशर्स। लेकिन एक बार जब हमारा देश आज़ाद हो गया, देन नाउ वी स्टार्टेड टू फोकस ऑन आवर ओन रीजनल इशूज़, लोकल इशूज़, आवर ओन रीजनल इंटरेस्ट। और फिर आसाम के अंदर भी ये इशूज़ निकल के आए। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि पंजाब के अंदर ये इशूज़ निकल के आ रहे थे जब पंजाब स्टार्टेड टू डिमांड ए सेपरेट स्टेट। वैसे ही आसाम के अंदर भी कुछ रीजनल इशूज़ निकल के आए। सबसे पहला इशू निकल के आया कि एसएमईज़ को आसाम का स्टेट लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए, और इसमें रजिस्ट कर रहे थे उस टाइम के बंगाली स्टूडेंट लीडर्स। वो नहीं चाहते थे कि एसएमईज़ को आसाम का स्टेट लैंग्वेज बनाया जाए। उसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ आसाम वाज आल्सो नेग्लेक्टेड, जिस कारण से उस टाइम के जो आसामीज स्टूडेंट्स हैं दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट। तो इस कारण से धीरे धीरे जो एसएमईज नेशनलिज्म है, देखो इंडियन नेशनलिज्म तो है ही है, अब एसएमईज नेशनलिज्म आफ्टर इंडिपेंडेंस वो धीरे धीरे आने लगा कि हमें असम को भी आगे लेकर के जाना है, हमें एसएमईज लैंग्वेज को भी कंजर्व करना है और असम का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करना है। और इस कारण से जो उस टाइम का एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है आसा, ऑल असम स्टूडेंट एसोसिएशन, 1950s का, जब देश हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद जो पहला डिकेड है उस टाइम का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है आसा, उसने डिमांड करना शुरू किया दैट the central government should establish or set up a refinery in गुवाहाटी, नॉट इन कोलकाता। देखो ये सब इश्यूज तो निकल के आ रहे थे राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ 1950 से ही, लेकिन 1956 में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ जब भारत सरकार ने फैसला लिया कि एक जो रिफाइनरी सेटअप करना है वो कोलकाता में सेटअप किया जाएगा, ना कि गुवाहाटी में। पहले गुवाहाटी कंसीडर किया जा रहा था, देन लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड दैट दिस विल बी एस्टैब्लिश्ड और सेटअप इन कोलकाता। तो उसके बाद असम के अंदर ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसने काफ़ी ह्यूज प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इनफैक्ट फिर भारत सरकार ने कहा कि असम जो गुवाहाटी सिटी है दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर रिफाइनरी फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर असम के इन स्टूडेंट लीडर्स ने फ्रांस से एक्सपर्ट्स को बुलाया और प्रॉपर स्टडी कराई गई, और फिर इन्होंने प्रूव कराया कि गुवाहाटी इज़ अप्रोप्रिएट सुटेबल फॉर सेटिंग अप रिफाइनरी इन गुवाहाटी, और फिर गुवाहाटी के अंदर रिफाइनरी लगाई गई, आप सबको पता है। तो अब देखो इससे एक लर्निंग हमें मिली असम के अंदर कि अगर हम प्रोटेस्ट करें, अगर हम अपने डिमांड रखें तो हमारे डिमांड पूरे होते हैं। और अगर हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है असम का, अगर हमें अपने असम के लैंग्वेज कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है, देन वी नीड टू कीप दीज डिमांड्स इन स्ट्रॉन्ग मैनर। और अपने डिमांड्स को स्ट्रॉन्ग मैनर में रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। तो पहले से ऑर्गेनाइजेशन था ही ऑल असम स्टूडेंट एसोसिएशन, उसको वापस से रीस्ट्रक्चर किया गया
और रीस्ट्रक्चर करके बनाया गया ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। उसके फैक्चुअल डिटेल्स मैंने यहाँ दे रखे हैं, एक बार आप देख लेना। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जब बनाया गया तो इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव सेटअप किए गए। पहला, टू प्रिजर्व द असमीज लैंग्वेज एंड कल्चर, एंड सेकेंड, टू इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आसाम। और ये ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चर करके आसू बनाया गया ऑन 8 अगस्त 1962। अब देखो, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन वाज क्रिएटेड ऑन 8 अगस्त 1962, और जो इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स असमीज सोसाइटी वो आप सब जानते हैं, दैट इज असम मूवमेंट दैट स्पैंड फ्रॉम 1979 टू 1985 अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स इन असम। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इसको कई दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इनका एक और कंट्रीब्यूशन है जो अक्सर हम नहीं पढ़ते हैं, वो है दैट इन 1974 दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन रन एजिटेशन प्रोग्राम जिसका नाम था फूड एंड इकोनॉमिक एजिटेशन प्रोग्राम अगेंस्ट पुअर फूड पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो, अर्ली 1971 वॉर के बाद ही जब कई सारे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आसाम के अंदर इंटर कर गए, उसके बाद धीरे धीरे आसाम के अंदर एक तरह का फूड क्राइसिस डेवलप हो रहा था। लोग, पीपल वेयर लिविंग अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड देयर वाज फूड स्कार्सिटी, फूड इनसिक्योरिटी। और वैसे हालात में इस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार की जो फूड पॉलिसी उसको कंडेम किया। भारत सरकार के अगेंस्ट 21 डिमांड्स का एक लिस्ट बनाया गया प्रॉपर, और वो रखा गया कि ये 21 डिमांड्स हमें चाहिए, हमें आसाम को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और उसके लिए 21 डिमांड्स रखे गए सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। उसमें से बस एक डिमांड था दैट आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स आउट ऑफ आसाम। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। देखो, 1974 में जब ये मूवमेंट चल रहा था उस टाइम में 21 में से बस एक डिमांड है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि 1974 तक ये बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। ये 1977-78 के बाद आपको पता है वो मंगलदोई कॉन्स्टिट्यूंसी, वो इलेक्शन और फिर वो वोटर लिस्ट, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल इन डिटेल अबाउट असम मूवमेंट एंड इट्स बैकग्राउंड, तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। मैं बस यहाँ पे आपको ये बात फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1974 तक ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। एट दैट टाइम असमीज यूथ ऑल असम स्टूडेंट यूनियन वाज स्ट्रगलिंग फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ असम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ असम। बट इन 1977-78 वी रियलाइज्ड कि अगर इतने सारे लीगल माइग्रेंट्स रहेंगे असम के अंदर तो फिर असम का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेल्फ सस्टेनेबल हो पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज़ वाई अ न्यू सेट ऑफ movement known as Assam movement started in Assam। एक बार जरा सा देखते हैं इस फूड एंड इकोनॉमिक एजिटेशन 1974 से रिलेटेड एक इवेंट है, उसको जरा सा समझते हैं। देखो, तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एक्टिविस्ट गजेन इग्नती and Patul Sekia had laid down their lives in police firing in Morigaon on June 10 during the movement। तो ये जब मूवमेंट चल रहा था उस टाइम में पुलिस फायरिंग में इन दोनों की जान चली गई थी। दे वर द मार्टायर्स। और इनके मार्टायर डे पे ही एक स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है जिसको छात्र संहति दिवस भी कहा जाता है। दैट इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन June 10, जो आज का दिन है, देखिए आज का दिन है। एंड दैट इज़ ऑब्जर्व्ड एज स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन डे इन ऑर्डर टू रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस मेड बाय दीज टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग फूड एंड इकोनॉमिक एजिटेशन ऑफ 1974। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 428 to 430. Topic number 428 is about new definition of wetlands. In 2010, the definition allows backwater, lagoons, creeks and estuaries as wetlands. But in 2017, the definitions were revised and then these wetlands, backwaters, lagoon, creeks and estuaries were removed from wetlands. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 429 is about Muktosri or IET 21845. It is a rice variety that is resistant to arsenic. Several studies have shown that the arsenic from groundwater and soil can enter the food chain through paddy. The new rice variety called Muktosri, also called as IET 21845, was developed jointly by Rice Research Station at Chinsura, coming under West Bengal Agriculture Department and the National Botanical Research Institute of Lucknow. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 430 is about Yuva Sankar scheme. This Yuva Sankar Cooperative Enterprises Support and Innovation Scheme of 2019 has been formulated by NCDC in line with the government focus on programs such as Startup India. It aims at attracting youth to cooperative
business ventures. The National Cooperative Development Corporation was established by an Act of Parliament in 1963 as a statutory corporation under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 425 to 427 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 428 to 430 can be solved by the students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.